नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अंकित शर्मा। आज हम यूजीसी के एक नए और काफ़ी विवादास्पद कानून को विस्तार से समझेंगे। ये एक ऐसा कानून है जिसका मकसद था समानता को बढ़ावा देना, लेकिन इसने पूरे देश में एक ऐसी बहस छेड़ दी कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आइए जानते हैं कि इन 2026 रेगुलेशंस में आखिर हैं क्या। हमारे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही गंभीर और पुरानी समस्या रही है। रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल ताड़वी जैसे दुखदाई मामलों ने इस समस्या पर सबका ध्यान खींचा और ये जरूरत महसूस कराई कि कैंपसेस में ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इसी समस्या से निपटने के लिए एक नया कानून बनाया गया, लेकिन समस्या सुलझने के बजाय इस कानून ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां खड़ी कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। आखिर ऐसा क्या था इस कानून में जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया? आइए इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले आइए इस कानून को ही समझते हैं। ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इन्हें 2012 के पुराने और कम सख्त नियमों की जगह लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस कानून में पहली बार डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को एक साफ कानूनी परिभाषा दी गई है, जैसा कि आप रेगुलेशन 3E में देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के अनफेयर या बायस ट्रीटमेंट को शामिल किया गया है जो एजुकेशन में इक्वालिटी को कम करता हो। ये एक बहुत ही जरूरी कानूनी पहलू है जो पहले मौजूद नहीं था। नियमन को लागू करने के लिए हर इंस्टीट्यूशन में कुछ नए बॉडीज बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो पॉलिसीज देखेगा, एक एक्विटी कमेटी जो शिकायतों की जांच करेगी, यहां तक कि एक्विटी स्क्वाड्स भी जो कैंपस में नजर रखेंगे, और हर डिपार्टमेंट में एक्विटी एम्बेसडर्स होंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक मल्टी लेयर्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाता है। इसके अलावा शिकायतों के निवारण के लिए एक बहुत ही सख्त टाइम बाउंड सिस्टम बनाया गया है। देखिए, जैसे ही कोई कंप्लेंट आती है, इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर मिलना होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट 15 वर्किंग डेज के अंदर सबमिट करनी होगी और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को 7 वर्किंग डेज के अंदर एक्शन लेना होगा। ये इसलिए किया गया ताकि ऐसे मामलों में जो अक्सर देरी होती है उससे बचा जा सके। तो इतने मजबूत प्रोविजंस के बावजूद गड़बड़ कहां हुई? जैसे ही ये नियम सामने आए, पूरा देश इन पर 2 गुटों में बंट गया। चलिए अब इस विवाद की जड़ को समझते हैं। ये टेबल 2012 और 2026 के रेगुलेशंस के बीच के बड़े फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। सबसे जरूरी बदलाव देखिए, सबसे ऊपर नियमों का नेचर एडवाइजरी से मैंडेटरी एंड एनफोर्सेबल हो गया। इसका मतलब यह है कि अब संस्थान इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इनका स्कोप सिर्फ SC/ST स्टूडेंट से बढ़कर SC, ST, OBC और EWS सबको कवर करने लगा और पेनाल्टी भी पहले से ज्यादा सख्त हो गई। इस बहस में 2 अलग-अलग विचार सामने आए। जो लोग इसके विरोध में थे उनका कहना था कि ये कानून एक्सक्लूजनरी है, यानी ये सिर्फ SC, ST, OBC को प्रोटेक्ट करता है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है। उन्हें इसके गलत इस्तेमाल का भी डर था। उनका तर्क था कि ये आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी के सिद्धांत का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का मानना था कि ये सोशल जस्टिस के लिए एक नेसेसरी कदम है जो इंस्टीट्यूशंस को कानूनी तौर पर अकाउंटेबल बनाता है। जब ये विवाद बढ़ता गया तो जाहिर है मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा। और फिर 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन 2026 रेगुलेशंस को केप्ट इन अबियंस रखने का आदेश दिया। कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि अगले आदेश तक इन पर रोक लगा दी गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, और मैं यहां कोट कर रहा हूं, कि इफ वी डोंट इंटरवीन it will lead to a dangerous impact, will divide society and will have a grave impact। इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट इस कानून के संभावित दुष्परिणामों को लेकर कितना चिंतित था। तो चलिए अब उन कानूनी तर्कों को गहराई से समझते हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई। अदालत का प्राइमा फेसी व्यू यानी पहली नजर में जो उन्हें लगा वो ये था कि कानून के कुछ प्रोविजंस में सर्टेन एम्बिग्विटीज हैं, यानी कुछ चीजें अस्पष्ट हैं। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने माना कि द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर मिसयूज कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने कुछ सब्सटैंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ तैयार किए हैं जिन पर अब एक बड़ी बेंच विचार करेगी।
जैसे कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा क्लॉज 3C में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है? क्या सेग्रीगेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर सकता है? और एक अहम सवाल कि 2012 के नियमों के विपरीत इस बार रैगिंग को डिस्क्रिमिनेशन के एक रूप में शामिल क्यों नहीं किया गया? ये मामूली सवाल नहीं है, ये इन रेगुलेशंस के संवैधानिक आधार से जुड़े हैं। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? वर्तमान स्थिति क्या है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 2012 के पुराने नियम यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेशंस 2012 ही लागू रहेंगे। अब 2026 के इन रेगुलेशंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी यानी 3 जज बेंच करेगी। ये इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर है, क्योंकि ऐसी बेंचेस आमतौर पर महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या के मामलों के लिए ही बनाई जाती हैं। ये पूरा मामला हमें एक बुनियादी और चुनौतीपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम कैंपस में समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं बिना अनजाने में नए विभाजन पैदा किए? भारत में कैंपस कानून का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।